आपका लगभग 50 साल के करीब का उत्तराखंड के लोक देवताओं पे जो काम रहा, जो रिसर्च रही, जो पब्लिकेशंस रहे, इस सब की जो समझ है आपकी रिसर्च से जो बनी है, क्या उसने धर्म रिलीजन के प्रति जो आपकी पर्सनल ओपिनियन है उसके फॉर्मुलेशन में उसका कितना रोल रहा है या नहीं रहा है? जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ मुझे सबसे ज्यादा स्थानीय देवी देवताओं से इंटरेस्ट है। जब मैं आध्यात्म के बारे में सोचता हूँ, मेरे मन में हिमालय आता है। अच्छा। हिमालय पहाड़, इस भूमि में जो देवी देवताएं हैं, 50 साल के बाद मेरे ऊपर बहुत प्रभाव हुआ। पहला प्रोजेक्ट ये था ना, नंदा भगवती। देवी मेरे साथ तब से हैं, भक्ति भाव भी है मुझ में नंदा देवी के प्रति, और हमेशा तो बैकग्राउंड में है, तो मुझे मदद करती है। शी इज ऑलवेज प्रेजेंट। नंदा को बेटी के रूप में ही माना जाता है, वैसे ही विदा किया जाता है, वैसे ही बुलाया जाता है। ऐसा संबंध आपने भारत में और कहीं भी देखा अपने डीटी के प्रति? कोई सिंपल सीधे शब्दों में आपको ये बोले, भैरव का या नरसिंह का किसी व्यक्ति पे अवतरण हुआ, तो उस अवतरण को जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उसको अपनी तरह से डिफाइन करते हैं, वो उसको हिस्टीरिया बोलते हैं, वो मास हिस्टीरिया बोलते हैं। आप उसका जवाब आपके पास क्या होता है? ईसाई धर्म में और मुस्लिम धर्म में ये मानते हैं कि किसी को ये देवता आता है तो शैतान ही शैतान है, बुरा ही बुरा है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एशिया में अक्सर वो बहुत पॉजिटिव है, हम देवता को बुला रहे हैं, देवी को बुला रहे हैं। अगर वो नहीं आए, अवतरित नहीं हुआ, तब बुरा है। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हमको ब्लेसिंग देते हैं, उनको राजी खुशी बोलते हैं। असल में बर्मा से लेके और इंडोनेशिया के लास्ट पॉइंट पापुआ न्यू गिनी तक, ये सारा जो एरिया था एक समय हिंदू बौद्ध मिक्स वैसे इंडिक रिलीजन्स था। उसका भाषा और जितने राजा महाराजाएं थे वो सब हिंदू और बौद्ध थे। आखिरी जो हिंदू सिविलाइजेशन था वो मजबहीत डायनेस्टी था। जब आप पहली बार यहाँ आए और आप रूपकुंड की तरफ गए, फिर आपने भैरव पे बहुत काम किया, लोकल डीटीज पे बहुत काम किया, आपको लगता है कि स्थानीय या लोक देवताओं का जैसा आज से 40 साल पहले लोगों के बीच में जो मान्यताएं थी वो अब भी बरकरार हैं? बस एक ही प्रॉब्लम है कि लाउड स्पीकर्स की वजह से जो वहाँ का ड्रमर्स है, ढोल बजाने वाले, बहुत इम्पोर्टेंट है और उनकी ज्ञान भी बहुत गहरा है। एक प्रार्थना है इन गाँव वालों से कि लाउड स्पीकर्स को बंद करो ताकि हम देवता का आवाज भी सुन सकते हैं जब वो अवतरित हो जाते हैं, और ढोल बजाने वालों का ताल भी सुन सकते हैं। पहाड़ में धर्म की अपनी आस्था का जो समझ लोगों की रही है उसको आपने कैसे देखा? वॉज इट ऐसी जो डिवाइड करती हो या वो समावेशी रही है? मैंने उस पॉइंट के ऊपर कुछ रिसर्च भी किया हूँ। एक तो यहाँ के मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम है, 2-3% बहुत कम है, और मैंने इनको उन समय भी देखा जब वो कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड थे। एक मुस्लिम औरत जो नौटी के पास रहती थी वो कहती हम और उनसे कोई फर्क नहीं है, बस हम 2 त्योहार मनाते हैं, हमारे भी उनका भी। अफसोस की बात है कि टाइम बढ़ते गए और जो कम्युनिटीज थोड़ा सा अलग हो गए। आपने इस बारे में सुना है कि उत्तराखंड में जो 4 धाम मंदिर समिति हैं, उनको जो अभी हेड कर रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और अभी सरकार उस पर काम भी कर रही है कि 4 धाम जो हमारे यहाँ हैं और मंदिर समिति के अंतर्गत आने वाले जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनमें नॉन हिंदूज की एंट्री बैन करने के बारे में वो सोच रहे हैं। अगर मेरे समय जब मैं रिसर्च शुरू किया, अगर ये कानून होता तो मैं जा नहीं सकता था। This program is supported by राही नेत्रधाम। राही नेत्रधाम, अंधकार से उजाले तक आपका राही। नमस्कार, बारामासा पॉडकास्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं, एक ऐसे मेहमान जो एक विश्वविख्यात एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, मूल रूप से अमेरिकन हैं। लंबे समय तक उन्होंने न्यूजीलैंड में पढ़ाया है, उसके बाद
तकरीबन एक चौथाई सदी यानी 25 साल तक जर्मनी की एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया है। दुनिया उनको प्रोफेसर विलियम सैक्स के नाम से जानती है, लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि उत्तराखंड उनको बद्री प्रसाद के नाम से भी जानता है और केदार के नाम से भी जानता है। और बारामासा के दर्शक उनसे एक बार पहले भी परिचित हो चुके हैं। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत बारामासा में। थैंक यू, नाइस टू बी हियर अगेन। जो मैंने कंटेक्स्ट में बताया कि उत्तराखंड का एक बड़ा तबका उनको बद्री प्रसाद के नाम से जानता है, उनको केदार के नाम से जानता है, उसके पीछे की जो कहानी है उसके लिए आप पहला एपिसोड जो हमने मार्च 2024 में दादा के साथ में रिकॉर्ड किया था उसको आप लोग देखिएगा। इस बार की कहानी शुरू करते हैं उनकी स्टडी से और इस चीज़ से कि उनका जो है हालिया दौरा है उत्तराखंड का वो किस विषय पर है। तो दादा, इस बारे में बताइए कि आपकी ये वाली जो ट्रिप है, ये आप एक देहरादून की एक यूनिवर्सिटी में आपकी एक लेक्चर सीरीज़ थी, उस लेक्चर सीरीज़ के बारे में बताइए, वो किन सब्जेक्ट्स पर बेस्ड थी? हाँ, एक मेरे कोलीग हैं, वो हाइडलबर्ग जर्मनी में पढ़ाते थे 3-4 साल, प्रोफेसर हिमांशु झा, और वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं UPES यूनिवर्सिटी में देहरादून के पास। तो उन्होंने बुलाया, वो कह रहा है कि हम कुछ सालों से आपको बुलाना चाहते हैं, अब की साल इन्होंने बुलाया और मैं 4 लेक्चर दिया बच्चों को और पॉडकास्ट भी किया, सब कुछ किया। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ये जो वहाँ की मैंने सोचा कि हाँ विद्यार्थियों पता मैं जाऊँगा, लेकिन इतना रुचि भी नहीं थी मेरी। और मैं तो हैरान हो गया, ये बच्चे इतना इंटेलिजेंट है, इतनी अच्छी, कुछ हद तक चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी लगाया मुझे और बात करते रहे गढ़वाली संस्कृति, पहाड़ी संस्कृति के ऊपर 5 दिन तक। और मैं एक नंदा भगवती के ऊपर लेक्चर दिया और पांडव नृत्य और तंत्रा, और चौथी वाली क्या थी, जो राजा करण और जो देवताओं के राज का जो संप्रदाय है रवाई में, 4 लेक्चर थे। तो इस बातचीत में अभी जैसा उन्होंने जिक्र किया उन सब पे हम बात करेंगे, नंदा देवी पे बात करेंगे, भैरव पे बात करेंगे, पांडव लीला पे बात करेंगे। इसमें से कुछ सेगमेंट्स हमने पिछले पॉडकास्ट में भी रिकॉर्ड किए थे, कोशिश करेंगे कि हम उससे आगे की उससे ज़्यादा बात करें। और ये पॉडकास्ट इसलिए भी ज़रूरी है कि आप तमाम लोग इस पॉडकास्ट को देख के समझिएगा कि उत्तराखंड की गढ़वाल की लोक देवताओं की, लोक संस्कृति की जो समझ है वो हमारे नेताओं को बेहतर है या प्रोफेसर विलियम सैक्स को बेहतर है। नेताओं की मैं तो चेला हूँ, मैं तो बस सीखने आया हूँ, सिखाने के लिए नहीं। ये तो थोड़ा अजीब लगता था ना यूनिवर्सिटी में कि इन बच्चों को सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं तो आउटसाइड हूँ, मैं क्या जानता हूँ, मैं सीखने के लिए, सिखाने के लिए नहीं। लेकिन चलो, थोड़ा बुढ़ापा हो गया, दाढ़ी सफ़ेद हो गया, तो थोड़ा बहुत जानता हूँ बच्चों के लिए, तो बच्चों को तो कुछ सिखा सकता हूँ, लेकिन चेला हूँ मैं यहाँ के आदमियों की। तो हम लोग अब नंदा देवी राजजात अगले साल आने वाली है, तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जिक्र मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। अभी पिछले साल ही प्रीतम भरतवाण जी से आप परिचित हैं, उनका एक गीत आया है ध्यानी, कैमरा नाम से वैसे उनका वो गीत है, लेकिन उसमें ध्यानी शब्द बार बार आता है। अच्छा। आप जब ध्यानी सुनते हैं तो आपकी ध्यानी से क्या समझ बनती है? मैं तो नंदा भगवती के बारे में ही सोचता हूँ, क्योंकि जब मैं आया, ये तो मेरी PhD का प्रोजेक्ट था और मैंने सोचा कि जो तीर्थ यात्राएं, हिंदुओं की तीर्थ यात्राएं, उसके ऊपर शोध करूँगा, आखिर में मैं अपना PhD लिखूँगा। लेकिन वो ऐसे तीर्थ यात्रा नहीं है, वो बद्री केदार जैसी तीर्थ यात्रा नहीं है। जात तो बोलते हैं राजजात, नंदा देवी राजजात, लेकिन ये जो जात है वो ध्यानी की विदाई है। और धीरे धीरे मेरे समझ में आया कि जो ध्यानी जो फिगर है गढ़वाल में, वो यहाँ के लोक संस्कृति के बिल्कुल बीच में है, बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है ध्यानी। कि आप तो जानते हैं, जो ध्यानी जब शादी करके चले जाती हैं और जाते समय, माने वेडिंग सेरेमनी से भी जब जाती हैं तो लोग रोते हैं और वो जाना नहीं चाहते और खींच के ले जाना पड़ता है। सारे भारत में ये रिवाज है, लेकिन बाद में तो वापस आती है। और वैसे तो शास्त्रों में लिखा है कि वेडिंग सेरेमनी के बीच में जब
पोल स्टार को देखते हैं और एक प्रकार का कसम खाते हैं, और इनका जो वंशज है, ध्यानी का वंश बदल जाता है। अब ये अपनी पतिदेव के वंश के सदस्य है, और जब उनकी माँ बाप वगैरह जब मर जाएं तो उसको शौच नहीं लगता है, क्योंकि उनका वंशज दूसरा है। ठीक है, ये तो ऑफिशियल बात है, लेकिन असल में लोगों के असली जीवन में जो इस लड़की का संबंध है माँ से, बाप से, अपने गांव से, अपने मैका से, मायके से, बहुत ठोस रहते, बहुत मजबूत रहता है। हाँ, मजबूत रहता है। और जैसे गढ़वाल में ये तो रिवाज है, मैं भूल गया क्या बोल, दोबारा ऐसे शादी के तुरंत बाद पतिदेव के साथ वापस अपने गांव में जाते हैं और वहाँ के देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं। ऐसे और जगह भारत में और जगहों में ऐसे नहीं होता है। अब देख लीजिए, जहाँ और यहाँ का पुराना रिवाज है कि ध्यानियों बार बार विजिट करते हैं अपने मैतियों को। इसलिए नंदा देवी के संबंध में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी नंदा देवी जिसने भगवान शिव के साथ शादी की और कैलाश में रहती है, वो अपनी मायका के बारे में सोचते कि यहाँ इतना ठंड है, वो गाती है मेरे पास बर्फ का कपड़ा है, बर्फ का खाना है, और उसको खुद होती है अपने गांव के लिए, खुद लगती है, याद आती, खुद लगती है। और खुद जो है, ये जो इमोशन है वो भी बहुत, गढ़वाल में उसका बहुत महत्व है, खुद। और अच्छा, जो वो उसको खुद लगती है और इतना खुद आती है कि वो रोती है, और उसके रोने से गांव पे दोष लगता है, और इस दोष को निकालने के लिए लोग उनको बुलाते हैं हर साल नंदाष्टमी का समय, और वो वापस आती है, उसको वो पूजी जाती है लोगों से। और उसी समय पे जो असली ध्यानिया हैं आदमी, वो भी आते हैं अपने अपने पति देवों के घरों से गांव जाते हैं, तो औरतें भी और देवी भी सब आ रहे हैं अपने गांव में। तो ये तो ध्यानी का उसमें इट्स एट द सेंटर ऑफ दिस थिंग। और जैसे बहुत कुछ देवी देवताएं हैं जो 20, 30, 40 साल के बाद जागृत हो जाते हैं और टूर करते हैं अपने रीजन्स में, अपने जगह में। और कहाँ जाते हैं? बस जहाँ ध्यानिया है उसी गांव जो देवता का गांव है, उसी गांव की ध्यानिया जहाँ जहाँ रहती हैं, ये ध्यानी लोग देवता को बुलाते हैं, खिलाते हैं और ब्लेसिंग मिलते हैं, और फिर वो आगे जाते हैं। तो बहुत ऐसी पुरानी संस्कृति की पुरानी रिवाजें हैं जिसमें ध्यानी केंद्र थे। और आप देखेंगे कि जैसे जहाँ औरतों का क्या बोलते हैं, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, gesundheit, स्वास्थ्य के जो इंडिकेटर्स हैं, जहाँ सबसे खराब है, जैसे बिहार में, कुछ जगह राजस्थान में, वहाँ तो जाते भी नहीं, वो विजिट्स नहीं करते, बस जब शादी किया तो अपने पति के साथ उस गांव में रहते हैं और वापस जाते भी नहीं, मायके नहीं जाते हैं। मतलब तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न जाने का एक कारण है, लेकिन वो रिलेटेड है ना। और जिन जगहों में औरतों की ज्यादा रिस्पेक्ट है, आप तो देख सकते हैं हिमाचल में भी, गढ़वाल में भी, यहाँ की औरतें बिल्कुल तंदुरुस्त है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है प्लेन्स के मुकाबले में। और ये जो ध्यानी का महत्व और मैथ को विजिट करने का जो रिवाजें हैं, उससे ज़रूर संबंधित है। और जो जैसा यहाँ पे आपने बताया कि नंदा को बेटी के रूप में ही माना जाता है, वैसे ही विदा किया जाता है, वैसे ही बुलाया जाता है, ऐसा संबंध आपने भारत में और कहीं भी देखा अपने डीटी के प्रति इस तरह का, या ये इसी कारण ये बड़ा विलक्षण है, बड़ा दुर्लभ है? होगा कहीं कहीं, जैसे बंगाल में जो गाना गाए जाते हैं औरतों से दुर्गाष्टमी के समय, हाँ, दुर्गाष्टमी, वो करीब करीब बराबर है कि जो पार्वती अपनी गांव की याद करती है और एक प्रकार का खुद लगती है उसको भी। लेकिन मैं इतने, आप सारे भारत के बारे में पूछ रहे हैं, मैं तो बस उत्तराखंड जाता हूँ, बाकी भारत कम जाता हूँ। अच्छा। होगा कहीं, हाँ, लेकिन यहाँ विशेष है। हाँ। अच्छा, आपका इस बार आपने बताया कि आपका जो इस बार के जो लेक्चर्स थे यहाँ पे, उसमें तंत्र पे भी आपका एक
वो था। तो हमने भैरव पे और न्याय के देवता पे तो हमने पिछली बार भी बातचीत की थी। तंत्र पे इस बार थोड़ा सा बात शुरू करते हैं कि इस बार आपका वहाँ पर जो लेक्चर था उसमें उसके मेन कंटेंट क्या क्या थे, और तंत्र में आपने कुछ। मेरी पत्नी भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, और जैसे मैं अपना रिसर्च उत्तराखंड में करता हूँ, वो अपनी रिसर्च बाली में करती हैं। अच्छा। और आप जानते होंगे कि जो इंडोनेशिया, सारा इंडोनेशिया असल में बर्मा से लेके और इंडोनेशिया के लास्ट पॉइंट माने पापुआ न्यू गिनी तक, ये सारा जो एरिया था एक समय हिंदू बौद्ध मिक्स, वैसे इंडिक रिलीजन, संस्कृत था उसका भाषा, और जितने राजा महाराजाएं थे वो सब हिंदू और बौद्ध थे। और इंडोनेशिया में ये कब तक 15वीं शताब्दी तक ऐसे हिंदू रहे। धीरे धीरे वो इस्लाम कन्वर्ट हो गए, और धीरे धीरे जो हिंदू राज्य थे वो कम होते गए, और आखिरी जो हिंदू सिविलाइजेशन था वो मजबहीत डायनेस्टी था। और 16वीं शताब्दी में ये मजबहीत के लोग उठ के बाली चले गए। और आज वैसे तो इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, माने सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग हैं। इसके बीच में ये छोटा सा द्वीप है जो जहाँ हिंदू धर्म अभी तक चलता है। तो जब ये मजबहीत किंगडम वहाँ बस गए बाली में, तो उनकी किताबें शास्त्र वगैरह भी साथ में लाए, और इसके साथ कुछ तांत्रिक किताबें भी थी, पुस्तकें भी थी, और प्रैक्टिसेस भी थे। और मैं उसको बहुत इंटरेस्टिंग मानता हूँ कि एक तो जो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म वो अपने को क्या बोलते हैं, हिंदू बुद्धा, ऐसे बुद्धा क्या बोलते हैं उसको, हिंदू ऐसे तो अपने को भी मिक्स समझते हैं, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म भी। लेकिन जो सनातन का ही हिस्सा, मतलब दोनों को से ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है ना, पुराने पोथी, पुराण जो पुस्तकें हैं, उनका जो टाइटल्स है, मैं अभी भूल रहा हूँ, लेकिन उनके टाइटल से भी पता चलता है कि वो तांत्रिक विषय के ऊपर है। लेकिन हमारे जो रिसर्च है वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो शब्द है तंत्र वो है नहीं उनके भाषा में, और उनकी ये पुराने पुस्तकें हैं वो प्राचीन जावानी भाषा में लिखी है। लेकिन जावानी भाषा में 80-90% संस्कृत है। तो जब मैं सुनता हूँ कभी कभी वहाँ के पंडित सुनाते हैं रामायण, और जब मैं जानता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि रामा वन में जा रहा है और पिता दशरथ से विदाई कर रहा है, नमस्ते बोल रहा है, he's living his farewell, तब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि 80-90% वहाँ के शब्द संस्कृत हैं। तो बहुत गहरा है संस्कृत और हिंदू धर्म का और बौद्ध धर्म का प्रभाव, और हम एक प्रकार से उसी गहराई को रिकवर करना चाहते हैं कि तंत्र को क्या हुआ, क्योंकि करीब 9वां और 13वां शताब्दी के बीच में ये तो हाई पॉइंट था, और हिंदू की संस्कृति, भारत की संस्कृति बहुत डायनामिक था, और ये सब देशों के अंदर डेवलप हो रहा था। तो उसी समय ये अभिनवगुप्त का भी समय है, जो कौल तंत्र, कश्मीरी तंत्र का जीनियस था, और मेरे ख्याल से अभिनवगुप्त भारत के सबसे बड़ा विद्वान है तंत्र के। हाँ, नहीं, हर विषय का, क्योंकि उन्होंने एक संस्कृत पुस्तक लिखी अभिनव भारती, और अभिनव भारती जो है वो एक कमेंटरी है रसशास्त्र के ऊपर, और सारा जो दार्शनिक लोग हैं वो मानते हैं कि अभिनवगुप्त ने सबसे निपुण पुस्तक लिखा। उसके बाद तंत्र के ऊपर वही किया कि माने सबसे बड़ा एक्सपर्ट एस्थेटिक्स के ऊपर, रसशास्त्र और तंत्र शास्त्र दोनों।
और उनके जो तंत्र है वो दार्शनिक दृष्टि से बहुत ही निपुण है, सोफिस्टिकेटेड है। और उसी समय ये सिस्टम शायद जावा भी गया, बाली भी गया। लेकिन हम संस्कृत वाले नहीं हैं, हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। हमारी रुचि क्या है कि लोग करते हैं क्या है। हाँ, हो सकता है कि ये पुस्तक वो पुस्तक चले गया, कहीं होगा, लेकिन हमारे इंटरेस्ट ये है कि करते हैं लोग क्या, उनके प्रैक्टिसेस में क्या है, और उसी को देख रहे हैं। इट्स बहुत दिलचस्पी काम है, लेकिन इंटरेस्टिंग रिसर्च है, मुश्किल भी है। उत्तराखंड में जब से आप सबसे पहले उत्तराखंड आए थे 70s में, लेट 70s में, ऑलमोस्ट 50 साल पूरे होने को हैं। तो इतना लंबा ड्यूरेशन आपका रहा, आपके रिसर्च का टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहा। आप, अगर मैं तंत्र के एंगल से पूछूं, तंत्र की प्रैक्टिसेस को आपने यहाँ पे कितना मजबूत पाया, या कैसा, मतलब कैसे इंटरप्रेट करते हैं तंत्रा इन उत्तराखंड रीजन्स, स्पेशली द हिली एरियाज? हाँ, मेरे इम्प्रेशन है वो सच है कि प्लेन्स में आप पहाड़ी पंडित कहें तो लोग सोच रहे हैं कि पहाड़ी पंडित है तांत्रिक। और इतने साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ यहाँ, जैसे आपने 50 साल, मैं समय पे समय सुनता था फलाने आदमी बहुत बड़ा तांत्रिक है, ये बहुत बड़ा तांत्रिक है। एक मैं अपने दोस्त के साथ घूम रहा था, राजेंद्र प्रसाद नौटियाल, जो एक बहुत मान्य वकील है नैनीताल में। तो उन्होंने कहा कि हाँ, फलाने आदमी एक तांत्रिक है। उनके घर पे भी गया और उनसे बातचीत किया, और हमको काफी अजीब लगा जब उन्होंने अपनी पुस्तक निकाली तो कांपने लगा। फिर भाई साहब, चलो हम चलते हैं यहाँ से। अच्छा। ऐसे अनुभव 2-3 बार हुआ कि माने हुए तांत्रिकों के साथ बातचीत किया, और थोड़ा एटमॉस्फेयर थोड़ा अजीब हुआ। अच्छा। और मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं किया। बाद में जब मैंने इस सब्जेक्ट को पकड़ा अपनी पत्नी के साथ कि उस पॉइंट पे हम रिसर्च करेंगे, तब मैं कई तांत्रिकों से मुलाकात हुआ, और इनकी पुस्तकें, उनके प्रैक्टिसेस के बारे में शोध किया। लेकिन और जो पहले वाली पुस्तक है भैरव वाले, उस शोध में भी काफी तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी देखा। और यहाँ वो तो क्या बोलूं, जादू है तो काला जादू। कोई जैसे आध्यात्मिक तांत्रिक आपको नहीं मिलेंगे। माने 1 साल में एक मिला। जो तंत्र है वो जो यहाँ का स्टेरियोटाइप है, तंत्र मंत्र, भूतों निकालना, लोगों को शराब देना, किसी को क्या बोलते हैं, जो किसी का दिल लग जाए, उस प्रकार के मैजिक प्रैक्टिसेस बहुत हैं जो आध्यात्मिक वाले हैं। जैसे अभिनव गुप्ता, जिन्होंने एक दार्शनिक सिस्टम क्रिएट किया, वो आपको यहाँ नहीं मिले। अजी, यहाँ की मास प्रैक्टिसेस में तंत्र का रोल आपने, जैसे बाकी चीज़ों का जो अपने देवता से जो जुड़ाव है, स्थानीय देवता अलग अलग हैं, हर जगह के अलग अलग देवता हैं, उनसे जो जुड़ाव है, उसमें तंत्र प्रैक्टिसेस को आपने गांव के स्तर पर या उससे बड़े स्तर पर भी देखा कि वो बहुत मजबूती से प्रैक्टिस की जाती हैं, या ऐसा लगता है कि तंत्र जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक तांत्रिकों पर ज़्यादा केंद्रित रहा? हाँ, संप्रदाय तो है, इंडिविजुअलिस्टिक तो बाली है। ये लोग बहुत, हर जो तांत्रिक है अपना अलग का सिस्टम स्वयं बनाता है। अच्छा। और वो घूमते हैं गुरुओं की खोज में, जगह जगह घूमते हैं, और आखिर में 4-5 गुरुओं से मिलके अपना इंडिविजुअल सिस्टम बनाते हैं। यहाँ तो दूसरा है, गुरु तो एक ही गुरु है, और है तो संप्रदाय, लेकिन उनका रिकवर करना बहुत मुश्किल है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि अच्छा, अभिनव गुप्ता का सबसे मुख्य शिष्य क्षेमराज ने भी एक कमेंटरी लिखा, क्या नाम है, एक बहुत प्रसिद्ध तांत्रिक पुस्तक लिखा,
वो भी 13वां 10वां 11वां शताब्दी में। अच्छा। और उसमें जो राक्षस है उनके जो शब्द गढ़वाल में भी छल छाया वगैरह जैसे कुछ शब्द है गढ़वाली राक्षस नहीं, जो छल छाया छिद्र, हाँ छिद्र छल छाया, खास करके छिद्र और छाया उसी पुस्तक में भी है। और भी कुछ है, मुझे अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन मजे की बात है कि इतने पुराने पुस्तक में जो एक संस्कृत के विद्वान से लिख गई थी 9वां 10वां शताब्दी में, और आज तक उसका कुछ अंश गढ़वाली भाषा और इन लोगों के प्रैक्टिसेस में अभी तक जीवित है। इसको संप्रदाय नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इतना सिस्टमैटिक नहीं है, पर कुछ चीजें अभी तक बचे हुए हैं। अच्छा, उत्तराखंड के जो लोक देवता हैं, आप अगर मैं ये पूछूं कि पिछले 50 साल का जो दौर रहा, जब आप पहली बार यहाँ आए और आप नंदा राजात मतलब रूपकुंड की तरफ गए, फिर आपने भैरव पे बहुत काम किया, लोकल डीटीज़ पे बहुत काम किया, आपको लगता है कि स्थानीय या लोक देवताओं का जैसा आज से 40 साल पहले लोगों के बीच में जो मान्यताएं थी वो अब भी बरकरार हैं, या फिर अब जो बड़े मतलब जो देश के स्तर के जो देवता हैं वो ज़्यादा हावी हो गए हैं और लोकल देवता मतलब वो नैरेटिव के फॉर्म में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे क्या आपने उस दौर में कभी जय श्री राम जैसे नारे पहाड़ में सुने थे या नहीं सुने थे, और अब राम और जो भारत के लेवल पर मतलब जो देवता हैं, जो भगवान हैं, आप नोटिस करते हैं कुछ डिफरेंस है मान्यताओं में या लोकल देवताओं के प्रति लोगों की? ज्यादा नहीं। वैसे तो मेरे समझ में 2 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये 2 अलग अलग स्तर की बातें हैं। एक स्तर पे राम, शिवा, दुर्गा, कृष्ण, उस स्तर पे वो कुछ अलग है और सब लोग मानते हैं सारे भारत में, और सब लोग उनके गुण भी गाते हैं, लेकिन वो कुछ दूर की देवी देवता हैं। जो स्थानीय है, भूमियाल देवता, लोकल देवता, इन देवताओं में मेरी रुचि है। क्योंकि वो इन गांवों से बहुत, उनका संबंध बहुत ठोस है। उन जो गांव का इतिहास है इन देवताओं में भी जो रूप लेता है, इट्स एम्बॉडीड। और जो लोगों की जो समस्याएं हैं, जो दुख हैं, दरिद्र हैं, दुर्घटनाएं हैं, बीमारियां हैं, वो ठीक है कभी कभी शिव के पास, कृष्ण के पास भी ले जाते हैं, लेकिन खास करके वहाँ के लोकल देवताओं के पास लाते हैं। और इनके ऊपर जो विश्वास है वो कमजोर नहीं हो सकता। जैसे मेरे देखने में उसको वो कमजोर नहीं होते जा रहा है। अच्छा, हो भी सकते। और दूसरी बात यह है कि सारे जो हिमालय है वो शुरू से ही शैव है। उसमें बाली भी ऐसे हैं। वैसे उनकी बाली के इतिहास में वैष्णव का प्रभाव बहुत कम है। और यहाँ भी एक तो सूर्य देव की परंपरा थी हिमाचल में, वो भी खत्म हो गया। और सेम मुकीम तो है नागराज, वो तो वैष्णव है, लेकिन कम है, ज्यादातर तो शैव है। और मेरे देखने में जो वैष्णवों का प्रभाव कम रहा है। हो सकता है कि मैं ज्यादा बाहर रह रहा हूँ और मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ तक मैंने देखा वो शैव ही था और शैव ही रहेगा। अच्छा, पिछले हम जैसे ये देखते हैं, ग्लोबली भी हम देखते हैं, तो जो प्रैक्टिसेस स्मॉल कम्युनिटीज़ में या ट्राइबल कम्युनिटीज़ में होती हैं, धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ने के साथ में, ग्लोबलाइजेशन के साथ में मर्ज होती चली जाती हैं, कम होती चली जाती हैं। उस लिहाज से जो उत्तराखंड के लोक देवताओं के प्रति जो लोगों का जुड़ाव है, प्रैक्टिसेस हैं डे टू डे लाइफ में, उनके रिचुअल्स में जिस हिसाब से वो शामिल हैं, आपको लगता है वो कंटिन्यू कर पाएगा उतना ही स्ट्रांगली आगे तक,
हाँ, मुझे लग रहा है कि वो बढ़ रहा है। मेरा अनुभव ये था पिछले साल एक नैन जात है, और नैन जात कितने, वो तो नागनिया है, नागनिया बहने हैं 6-7 हैं, और थराली के आसपास उस घाटी में रहते हैं। और जैसे पहले मैंने कहा कि 30 40 साल बाद इन नागनियों में से एक उठती है और पूरा राउंड करती है अपने एरिया में। एक बार मैंने देखा पुरोहित जी के साथ, एक मेरे स्टूडेंट भी था, एक जर्मन का लड़का, वो नंगे पैर जा रहे थे और गांव वालों के साथ नाच रहा था। मैंने कहा कि ये कौन है? आखिर में वो मेरे PhD वाला बन गया और बहुत बढ़िया डॉक्टरल थीसिस लिखा नैन के ऊपर। तो पिछले साल मैं भी गया, पुरोहित, मेरी पत्नी, हम सब गए, और जो विसर्जन है, जो लास्ट दिन, एक नैन की यात्रा का सबसे लास्ट दिन हमने देखा। और उस गांव में ये जो नए जवान हैं, बच्चे और लड़के, इतना इंथुजियाज्म से गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गाना सीख रहे हैं। दूर दूर से आते हैं, कोई दिल्ली से आता है, कोई देहरादून से आता है, जवान लोग, और भाग लेते हैं और सीखते भी हैं बड़े क्या बोले, इंथुजियाज्म से। और मैंने ये भी देखा पिछले बार इन यात्राओं में, ठीक है, लोग तो आधुनिक है, फर्क ये है कि हर किसी का सेल फोन है, सब कोई उसको रिकॉर्ड, यूट्यूबर्स बहुत हैं, और इसलिए मेरे ख्याल से इनकी जो फेम है इन चीज़ों का, वो बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग पोस्टिंग करते हैं यूट्यूब में, इंटरनेट में, और उसके ऊपर जो ज्ञान है, जो मालूम है, वो भी बढ़ता है। और खुशी की बात है कि जवान लोग इतने एंथुसियाज्म से मना रहे हैं, जुड़ रहे हैं वापस उन सब चीज़ों से। बस एक ही प्रॉब्लम है कि लाउड स्पीकर्स की वजह से जो असली, जो वहाँ का ड्रमर्स है, ढोल बजाने वाले, बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनकी ज्ञान भी बहुत गहरा है, लेकिन वो सुना नहीं जाता है क्योंकि लाउड स्पीकर्स की वजह से। मेरी एक प्रार्थना है इन गांव वालों से कि लाउड स्पीकर्स को बंद करो, ताकि हम देवता का आवाज भी सुन सकते हैं जब वो अवतरित हो जाते हैं, और ये ढोल बजाने वालों का ताल भी सुन सकते हैं। कि आजकल न तो देवताओं सुनाए जाते हैं, न ये उसके ताल। तो जितने भी जो जागर लगते हैं, वो इन सब में उनकी अहमियत या उनकी वो उतने अच्छे से कन्वे नहीं होता लोगों तक, उसके साउंड के नीचे दब जाता है। बस, लेकिन बाकी सब कुछ जीवित है, स्वस्थ है, तो रिवाज है, रीति रिवाज तो बस चलायमान है। अच्छा, आप से स्पेशली मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आपका जो उत्तराखंड के पे जो रिसर्च, इतना लंबा रिसर्च है, उसको वेस्ट में जब लोग देखते हैं तो आपसे दो तरह के सवाल एज ए एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी पूछते होंगे, और ऐसे भी पूछते होंगे कि वो कई बार आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट से चैलेंज करता हुआ या उसको क्वेश्चन करता हुआ लगता होगा। स्पेशली जो आपकी जो किताब भी थी डांसिंग द सेल्फ, उसमें पोजेशंस और अवतरण की जहाँ जहाँ बातें आती हैं, उनको आप क्या जवाब देते हैं? मतलब जैसे जब आपको, मान लीजिए कोई सिंपल सीधे शब्दों में आपको ये बोले कि आपने देखा कि भैरव का या नरसिंह का किसी व्यक्ति पे अवतरण हुआ, तो उस अवतरण को जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उसको अपनी तरह से डिफाइन करते हैं। वो उसको हिस्टीरिया बोलते हैं, वो मास हिस्टीरिया बोलते हैं, वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल फेज है। आप उसका जवाब आपके पास क्या होता है? मेरा जो पहला जवाब ये है कि हमारे यहाँ भी उस प्रकार की रीति रिवाज भी है। स्पीकिंग इन टंग्स, लोग मानते हैं कि जो भाषा ईसा के समय पे बोली जाती थी, एक दिन है साल में जब सब, वैसे तो कुछ संप्रदाय हैं जो हर संडे जब अपने गिरजे में जाते हैं तब उसी भाषा में जाते हैं। असल में वो उस भाषा को नहीं जानते हैं, लेकिन वो जैसे अवतरित होता है उस प्रकार का भाव है और बोलता है, और दूसरा आदमी उसको इंटरप्रेट करता है। और ये जो रिवाज है वो बिल्कुल
सख्त है और चलायमान है, अमेरिका में भी। सो हमारे वहाँ भी ऐसे रिवाजें हैं, स्पीकिंग इन टंग्स। और दूसरा ये है कि जब यहाँ का तो पोजेशन समझना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि सुनो, ईसाई धर्म में और मुस्लिम धर्म में ये मानते हैं कि किसी को ये देवता आता है तो शैतान ही शैतान है, बुराई बुरा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एशिया में अक्सर वो बहुत पॉजिटिव है, हम देवता को बुला रहे हैं, देवी को बुला रहे हैं, अगर वो नहीं आए, अवतरित नहीं हुआ, तब बुरा है। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हमको ब्लेसिंग देते हैं, हमको राजी खुशी बोलते हैं और सबको या लोगों की समस्याओं के उत्तर देते हैं या समझाते हैं कि आपको इतना कॉन्फ्लिक्ट का समाधान करते हैं, झगड़ों का समाधान, सब तो पॉजिटिव है। और अवसर ये फेस्टिवल का ये उद्देश्य है कि देवी या देवता अवतरित हो जाए, तो खास कर से वो पॉजिटिव है। और जो बुरा चीजें हैं वो कुछ कम है, वेरी ड्रामेटिक, लेकिन बाली में भी और श्रीलंका में भी और भारत में भी क्या करते हैं लोग, ईसाई और मुस्लिम काटते हैं और उसको मारते हैं। उनका उद्देश्य है कि वो खत्म किया जाए, यहाँ नहीं, बस वो अपने स्थान पे जाना चाहिए। जो भूत है उसको एंसेस्टर, पूर्वज, हाँ ना, दूसरा शब्द है पितृ। हाँ, यहाँ जैसे भूत है, जब कोई पुजारी है, एक पुजारी मेरे खास दोस्त था, उसी समय वो मैं उनको जर्मनी भी बुलाया क्योंकि वो इतना एक्सपर्ट था एक्सोर्सिज्म में, जगदीश सती। और जगदीश जब गाते थे तो ऐसे गाते हैं भूत को कि भूत काया को छोड़ो, पितृ काया में आओ ना। तो थोड़ा नेगोशिएशन होता है, या जो किसी प्रकार का डीमन हो तो थोड़ा नेगोशिएशन होता है, आपको क्या चाहिए, हम आपको कपड़ा दें, हम आपको खाना दें, हम आपको बद्रीनाथ की यात्रा कराएं, आप बोलिए। तो थोड़ा उनके से नेगोशिएशंस होता है, और जो असली नीचे वाले चीजें हैं उनको जमीन पे रखे जाते हैं। थोड़ा शराब दे दें, थोड़ा खून दे दें, ताकि वो खुश रहें, अपनी जगह पे रहें। और मैं उसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड समझता हूँ कि उनको ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपनी अपनी जगह में आना चाहिए। जैसे मेरे एक बहुत पढ़े लिखे पंडित को जानता हूँ हिमाचल के, और मुझे एक बार उन्होंने बहुत लंबा कहानी बताई मुझे कि एक भूत था, मैं ये किया सो किया, निकाल नहीं पाया, कुछ नहीं, आखिर में मैंने सबसे जोरदार मंत्र लगाया और मैं सुन रहा था और खत्म किया उसको ना। खत्म क्यों करना है, मेरे डिपार्टमेंट का आदमी है। उसका थोड़ा संबंध बनाना चाहिए और खत्म करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ ये मान्यता है कि आप उनको सही डायरेक्शंस में, या जिन वजह से वो परेशान कर रहे हैं उस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र कर दीजिए, और बाकी जो आपने जैसे जो एग्जांपल्स दिए कि अदर रिलीजन्स में उनको इतना नेगेटिव कंसिडर किया जाता है कि बस खत्म, सत्यानाश। और यहाँ वो ऐसे है कि अरे हमारे जजमान को परेशान क्यों करते, उन्होंने आपको कुछ नहीं किया, आप बोलो क्या करना चाहिए और हम कपड़ा देंगे, खाना देंगे, यात्रा में ले जाएंगे, बोलो हम तैयार है, लेकिन हमारे जजमान को इतना परेशान मत देना। और ये जो एटीट्यूड है मैं उसको, और मेरा जो रिसर्च है एक खास पॉइंट है कि उसी विधि और पाश्चात्य साइकियाट्री का मुकाबला करो। और साइकियाट्री क्या करता है, वो ड्रग्स देती, किसी को मेंटली डिस्टर्ब हो गया और यहाँ लोग कहेंगे कि उसके ऊपर भूत आया, और ये लोग थोड़ा जो मर्म शब्द से भूतों से बात करते हैं और उनको परसुएड करते हैं और कुछ एक्सचेंज भी करते हैं, लेना देना। और साइकियाट्रिस्ट क्या करते हैं, वो ड्रग्स देता है ताकि उनका जो भी सिम्टम्स होगा उसको एक प्रकार से सुलाते हैं ड्रग्स से। तो मैं पूछता हूँ कि
क्या बेहतर ये है कि वो, और ड्रग्स देने से जो भी कारण है उस बीमारी का, उस कारण का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बस वो खाली डाउन करते हैं ड्रग। और जो यहाँ की तांत्रिक लोग, मेरे ख्याल से उनका विधि कुछ हद तक अच्छी भी है, क्योंकि वो जजमान भी सुन रहा है और समझ रहा है कि हाँ, जो मेरी समस्याएं हैं वो बाहर से आए, और मैं जब उसकी बाहरी जो शक्ति है अगर उससे दूर हो सकता हूँ तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। अच्छा, हम आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, लास्ट ईयर आपका रिटायरमेंट हुआ यूनिवर्सिटी से, तो अभी किन किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं उस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये भी जानने के लिए कि आपका लगभग 50 साल के करीब का उत्तराखंड से और उत्तराखंड के लोक देवताओं पे जो काम रहा, जो रिसर्च रही, जो पब्लिकेशंस रहे, दुनिया भर में आपने कई सारे पेपर्स लिखे, कई जगह व्याख्यान दिए, इस सब की जो समझ है आपकी रिसर्च से जो बनी है, क्या उसने धर्म, रिलीजन के प्रति जो आपकी पर्सनल ओपिनियन है उसको भी फॉर्मुलेट किया है? उसके फॉर्मुलेशन में उसका कितना रोल रहा है या नहीं रहा है? हाँ, यहाँ की जो देवी देवताएं, जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा स्थानीय देवी देवताओं से इंटरेस्ट है, और मुझे भी कुछ अनुभव, जब मैं आध्यात्म के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में हिमालय आता है। अच्छा। हिमालय पहाड़, क्योंकि मुझे कई आध्यात्मिक अनुभवें यहाँ भी हुई। कभी अचानक ऐसे अनुभव हुआ, तो मैं यहाँ के भूमि में, देवभूमि, इस भूमि में जो देवी देवताएं हैं, 50 साल के बाद मेरे ऊपर बहुत प्रभाव हुआ। वो तो स्वभाव से होता है। जैसे मैं ओल्डर हो जाता हूँ, मैं अभी करीब 70 साल का हूँ, तो मुझे जो ईसाई धर्म के मैसेज और इस्लाम का मैसेज सब कुछ अच्छा लगता है। जैसे ईसा बोलते हैं कि अपने दुश्मन से प्रेम करो, जिसने आपको मारा उसको show him the other cheek। ये तो बहुत कठिन ईसाई धर्म का मैसेज है प्रेम करो सबसे, इस्लाम धर्म का मैसेज है सब बराबर है। ये तो अच्छी चीजें हैं, और उससे भी प्रभावित हूँ। और जो मेरे ऊपर जो अनुभव था उत्तराखंड में, वो एक्चुअल प्रैक्टिसेस, लैंडस्केप, यहाँ की भूमि, यहाँ की सुंदरता, यहाँ के विश्वास, लोगों का विश्वास, और इस विश्वास और इसी सुंदरता में उस लोगों के फ्रेंडलीनेस के साथ एसोसिएट करता हूँ। क्योंकि मैं गिन नहीं सकता हूँ, तमाम बार किसी अनजान आदमी के दरवाजे पे आया और उन्होंने मुझे बिठाया, सुलाया, खिलाया। सैकड़ों बार हुआ गढ़वाल में, और दुश्मन और बुरे कभी नहीं हुआ। कोई बुरा अनुभव नहीं रहा इतने लंबे समय के रिसर्च? 50 साल में 1-2 बार बस। और जो उसकी यहाँ की धर्म और लाइफस्टाइल के साथ मैं उसको जोड़ता हूँ अपने दिमाग में, क्या कहूँ। अच्छा, उत्तराखंड के भूगोल में और अपने रिसर्च के दौरान आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा लगा, जिस पे काम करना बहुत चैलेंजिंग लगा हो, या जिसकी रिसर्च में बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि उसके ट्रेसेस बहुत कम बचे हों, या रिसोर्स पर्सन्स और रिसोर्स मटेरियल बहुत मुश्किल से मिला हो? वो वाला सब्जेक्ट, वो पर्टिकुलर टॉपिक कौन सा रहा? वो जो लास्ट पुस्तक जो मैंने लिखी राजा करण के ऊपर, राजा करण पे, हाँ। क्योंकि इन घाटियों में, रवाई में, उत्तरकाशी जिले में, इन घाटियों में जो लोक संस्कृति है, गाना, नाचना और पुरानी कहानियों बताना बहुत स्ट्रांग है अभी तक। और जो पुराना सिस्टम है देवी देवताओं का राज, वो भी काफी चलायमान है।
और हिमाचल से मिलता जुलता है। वैसे उस जगहों में हिमाचल में और भी स्ट्रांग है। तो हमारे जो पॉलिटिकल बॉर्डर है, सीमा, हिमाचल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इस पे अभी तक काफी रुचि है। किन्नौर में भी ये देवी देवताओं का सिस्टम चलायमान है। इसके बारे में थोड़ा और बताइए, कर्ण वाला जो है उनके बारे में थोड़ा, उस मान्यता के बारे में, वो कहाँ कहाँ है, क्या उसकी स्पेशलिटीज हैं और कैसे, कब से ट्रेस होता है, ट्रेस हिस्ट्री में कहाँ से ट्रेस होता है? हाँ, हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, वहाँ के कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। वो मुझे उस इलाके की देवी, वैसे तो देवियाँ नहीं है, सभी देवताएं हैं। जब वो अपने अपने टूर्स पे चलते हैं तो मांग के जाते हैं, चावल मांगते हैं, दाल मांगते हैं, घी मांगते हैं, दूध मांगते हैं। और काफी वो तो डोनाल्ड ट्रंप के जैसे लोहा पुरुष जैसे हैं, मांगने वाले। जो इन लोगों के बीच में राजा करण, जब वो जाते हैं अपने राउंड में तो देते हैं, भंडारा करता है, गरीब लोगों को पैसे देते हैं। वो है अपने नंगा जोगी। जब अवतरित हो जाते हैं तो उनके पहला शब्द है मेरे कुछ नहीं है, क्योंकि वो जोगी है। मैंने जब लोगों से पूछा, करण महाराज वो तो क्षत्रिय था, फाइटर था, वो कहते हैं कि वो जब जामदग्नि ऋषि के पास गए सीखने के लिए तो ब्रह्मचारी के वेश में गया, ब्रह्मचारी साधु जैसे, और बैठा। आप इस कहानी को जानते इसलिए क्योंकि उस वेश में जामदग्नि ऋषि के पास गया, इसलिए वो जोगी के रूप में लेता है। और मैं तो काफी इम्प्रेस्ड हूँ कि इतना दयालु देवता है और देने वाले दानी राजा है ना। लेकिन और देवताओं उसके अलावा और ऐसे नहीं है। तो एक तो कर्ण वाला रहा, और दूसरा जो पहले, जो आपका उससे पहले वाले जो आपकी किताबें रही, उनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको कौन सा सब्जेक्ट, पर्सनली आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंट्रीग करता है? पहला प्रोजेक्ट ये था ना, नंदा भगवती। नंदा, और ये देवी मेरे साथ तब से है। मैं भक्ति भाव भी है मुझ में नंदा देवी के प्रति, और हमेशा तो बैकग्राउंड में है, तो मुझे मदद करती है। शी इज ऑलवेज प्रेजेंट। और फिर एक प्रोजेक्ट, फिर दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट आता है, लेकिन नंदा भगवती हमेशा वहाँ है। ये तो है। और फिर जैसे मैंने अभी कहा कि जो देवी देवताओं का राज, वो सिस्टम काफ़ी वाइड स्प्रेड था अंग्रेज़ों के राज के से पहले। ख़ास करके जो आजकल का शिमला है, इस इलाके में बहुत चलायमान था देवी देवताओं का राज। वो भी इंटरेस्टिंग है। आपने अपनी बेटियों के नाम भी लीला और लक्ष्मी रखे हैं, उनको कितना इंटरेस्ट है? वो कभी आई हैं आपके साथ, उन्होंने कभी विटनेस की हैं ये प्रैक्टिसेस? हाँ, गढ़वाल आके लीला पहले बोलती थी कि हर 7 साल मैं आती हूँ। बनारस भी आए, जब बनारस भी आए, और गढ़वाल 2-3 दफे आए। अच्छा। पंच केदार यात्रा की मेरे साथ, और किन्नर कैलाश अच्छा का की परिक्रमा भी की। और छोटी वाल अब काफी बड़ी हो गई, 40 साल के हैं, और उसकी छोटी बहन अब ये बार बार बोल रही है कि पिताजी आप किसी सब्जेक्ट पकड़ो गढ़वाल में, ताकि मैं अभी तुम्हारे साथ अच्छा घूम सकता हूँ। ओके। और अभी क्या क्या प्रोजेक्ट्स अब आपके चल रहे हैं? अब आपका आफ्टर रिटायरमेंट व्हाट आर द थिंग्स यू आर वर्किंग ऑन राइट नाउ? एक के बारे में तो मेरे को पता है कि एक महाभारत के गढ़वाली से इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। हाँ, मेरे खास दोस्त थे और कोलीग D.R. पुरोहित ने अगस्त मुनि के आसपास एक मौखिक महाभारत है, उन्होंने रिकॉर्ड भी किया। बहुत लंबा है, क्या बोलते हैं 80 घंटे का ऐसे कुछ है, बहुत लंबा है। मेरे ख्याल से कि अगर वो भारत की सबसे लंबी महाभारत नहीं है तो वन ऑफ द, हाँ, उन लंबे वालों में से एक है, या तो सबसे लंबा है। तो उन्होंने रिकॉर्ड भी किया और अनुवाद भी
कर रहे हैं हम दोनों। गढ़वाली और इंग्लिश, भाई साहब पुरोहित जी बोलता है कि हम खाली गढ़वाल और इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। मैं बोलता हूँ नहीं, हिंदी में भी करना चाहिए। लेकिन ये भी है एक प्रोजेक्ट। फिर वो तंत्र वाला चल रहा है। मैं और मेरी पत्नी हम उसके ऊपर एक पुस्तक लिखेंगे। तो उसमें गढ़वाल वाला हिस्सा भी शामिल है या वो बाली पे ही बेस्ड है प्राइमरली? दोनों हैं। अच्छा, इट्स अ कंपैरिजन। ओके, हम मुकाबला करेंगे दोनों का कि जब ये दो रास्ता अलग अलग हो गए 11वीं शताब्दी में, और 11वीं शताब्दी से और आज तक कितना परिवर्तन हुआ, कितनी सामान्यता रही दोनों पथों में, ये हमारे प्रश्न है। और आध्यात्मिक ये वाम मार्गी जो प्रैक्टिसेस हैं वो इंडोनेशिया में नहीं मिलता है। अच्छा, यहाँ तो मिलता है। यहाँ तो श्मशान पूजा भी है, और जो तांत्रिक बनना चाहता है वो श्मशान पूजा में अपना इनिशिएशन करना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो ऐसे कुछ समानताएं और अंतर उन पॉइंट पे हम लिखेंगे। अच्छा, वहाँ पे इस तरह की तांत्रिक प्रक्रियाएं नहीं हैं जिनको वाम मार्गी कह रहे हैं, या जो शमशान वाली जो प्रैक्टिसेस हैं वो उधर नहीं मिलती हैं ना। थी जैसे हम इतिहास को देखें तो हम कह सकते हैं कि थी, खास करके जो पाशुपता और कालमुखा थे वहाँ, लेकिन वो खत्म हो गए थे काफी अर्ली डेट से, 5वीं 6वीं शताब्दी से जावा और बाली में थी। लेकिन आजकल इनका कोई रेजिड्यू नहीं है। ओके, तो ये हम कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी ये पुस्तक किताब को? लिखना पड़ेगा 1 साल के अंदर। अच्छा, कुछ हम कंक्लूड करें पूरी बातचीत को, उससे पहले फूड हैबिट्स के बारे में भी बताइएगा कि जब आप पहली बार आए और आपने गढ़वाल में स्पेशली नॉन वेजिटेरियन का जो कंजम्पशन है और रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उसका जो जुड़ाव है, उसको जब आपने शुरुआत में देखा तो वॉज इट सरप्राइजिंग फॉर यू या वॉज इट नॉर्मल? और बाकी जगह की तुलना में यहाँ पे दिनों का उतना वो नहीं होता था कि किस दिन कंज्यूम किया जाना है, जैसे अदरवाइज़ नीचे हम बहुत जगह देखते हैं कि मंगलवार को, शनिवार को, लेकिन गढ़वाल में, कुमाऊं में दिन उतने नहीं देखे जाते थे पुरानी प्रैक्टिसेस में। और फूड हैबिट्स के बारे में, स्पेशली नॉन वेज के बारे में जो जुड़ाव रहा है कल्चर से, उसको कैसे देखते हैं आप? गढ़वाली वैसे तो लोग भेड़ बकरी वालों को पालने का बहुत ज़्यादा था यहाँ, इसलिए मुझे रवाएं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो भेड़ बकरियों का पालना वहाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ तो बहुत कम हो गया, करीब खत्म हो गया। और जो खाना है मीट खाना, इससे नेचुरली संबंधित है। फूड हैबिट्स, मैं बस मंडवा की रोटी न तो केवल पसंद करता हूँ, लेकिन अपने घर में भी बनाता हूँ। अच्छा, आप लेके जाते हैं मंडवा? अच्छा, वहाँ पे मिलता होगा वैसे, मंडवा तो मिल जाता है? नहीं, मंगाना पड़ता है बाहर। अच्छा, ओके। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि शुरू में यहाँ का खाना इतना साधारण है। दाल भी है, दाल भात रोटी, कभी कभी हरी सब्जी, और जब मौका मिले तो छाछ या दही, बस इतना ही। और पहले मैं बहुत असंतुष्ट रहा इस सादे खाने से, लेकिन आजकल जब मैं गांव में जाता हूँ और गांव की रोटी और दाल मिलता है तो इतना पसंद करता हूँ, मैं इतना मजे से खाता हूँ कि पूछो नहीं। लेकिन शुरू में मैं बहुत बोर्ड हो गया यहाँ के, बस हर दिन दाल भात और दाल। हम लोग, मैं बस लास्ट में एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आप थोड़ा सा उत्तराखंड के उसको भी लगातार देख रहे होंगे कि यहाँ पे जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, नैरेटिव्स चल रहे हैं, उत्तराखंड में भी रिलीजन की कम्युनल टेंशन्स जो हैं रिलीजन के अराउंड, वो काफ़ी बढ़ी हैं पिछले कुछ समय में। तो क्योंकि आपका बहुत इंटरेस्टिंग सबली, आपने रिलीजन को बहुत डीपली पढ़ा है, लोक देवताओं को पढ़ा है, उसमें कभी ऐसे हेट्रेड वाला या वो वाला एंगल संभवतः आपने विटनेस नहीं किया होगा, मतलब आप बताइएगा कि वो कैसा रहा है।
अब वो हम देखते हैं कि इट इज़ मोर ऑफ ए पॉलिटिकल इशू इन इलेक्शंस ऑल्सो, ऑल्दो डोमिनेटली वो हिंदू वर्सेस एनी पर्टिकुलर इस्लाम मुस्लिम और प्राइमरीली वही होता है, लेकिन रिलीजन की पहाड़ में क्या ऐसी समझ कभी आपने विटनेस करी जिसमें जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो कम्युनली डिवाइड करने वाली समझ कभी रही हो? पहाड़ में रिलीजन की जो समझ रही है, मेरा ये लास्ट सवाल है आपसे कि पहाड़ में धर्म की, अपनी आस्था का जो समझ लोगों की रही है, उसको आपने कैसे देखा? वॉज इट ऐसी जो डिवाइड करती हो या वो समावेशी रही है? मैंने उस पॉइंट के ऊपर कुछ रिसर्च भी किया हूँ। एक तो यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम है, 2-3% बहुत कम है, लेकिन है जगह जगह में मुस्लिम गांव है। और इन लोगों के साथ मैंने रिसर्च भी किया और मैंने इनको उन समय भी देखा जब वो कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड थे। एक मुस्लिम औरत जो नॉटी के पास रहती थी, वो कहती हम और उनसे कोई फ़र्क नहीं है, बस हमारी हम दो त्योहार मनाते हैं, हमारे भी उनका भी। और वो तो बेचारे वो खाली अपने त्योहार मनाते हैं। और ऐसे कोई इंसिडेंट मैंने कभी नहीं देखा। अफसोस की बात है कि टाइम बढ़ते गए और जो कम्युनिटीज़ थोड़ा सा अलग हो गए हैं, उनके डिवीजन हो गए। लेकिन हेट्रेड और ऐसे शब्द मैंने कभी नहीं, मेरे अनुभव कभी मैं पढ़ता हूँ कि कोई घटना घटी किसी गांव में, होता होगा, और जब मैं ये पढ़ता हूँ अखबारों में या सुनता हूँ अपने दोस्तों से, तो मुझे बहुत उदास है। क्योंकि मेरे अनुभव से गढ़ वाले लोग, जैसे मैंने कहा, बहुत फ्रेंडली है, हॉस्पिटेबल है, मेरे साथ हमेशा मुझे बिठाते हैं, खिलाते हैं, सुलाते हैं, और बहुत अच्छे दिल के लोग हैं पहाड़ी लोग, बहुत ज़्यादा। और जब मैं सुनता हूँ कि फलाने जगह में एक ऐसे घटना घटी, तो मानना भी मुश्किल होता है मेरे लिए। ये पहाड़ी लोग ऐसे कैसे बुरा काम कैसे कर सकते हैं? करते नहीं। किसी ने एक कहानी बनाया, किसी जर्नलिस्ट ने, हो नहीं सकता है, लेकिन स्वयं मैंने कभी नहीं देखा। आपका इतना मतलब मुझे आपने इस बारे में सुना है कि उत्तराखंड में जो 4 धाम मंदिर समिति हैं, उनको जो अभी हेड कर रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और अभी सरकार उस पर काम भी कर रही है कि 4 धाम जो हमारे यहाँ हैं और मंदिर समिति के अंतर्गत आने वाले जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनमें नॉन हिंदूज़ की एंट्री बैन करने के बारे में वो सोच रहे हैं। अगर मेरे समय जब मैं रिसर्च शुरू किया, अगर ये कानून होता तो मैं जा नहीं सकता था। मैंने भी देखा एक बार, मैं जगन्नाथपुरी के अंदर नहीं जा पाया। ऐसी साइन विश्वनाथ मंदिर में भी था जब मैं बनारस में रहता था। और फॉरेनर्स को नहीं जानता हूँ, जो मैं बार बार अंदर गया, तो ही मुझे पता था जहाँ सबसे पुराना गणपति मूर्ति है, हमेशा उनसे आज्ञा मांगता था पहले। और 10-12 गया अंदर, किसी ने मुझे रोका नहीं, लेकिन रोकना नहीं चाहिए। मुझे भी रिलीजियस हीलिंग की रुचि है, और जैसे ये दरगाह है, एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूशन है भारत में, दरगाह। तो बाहर से आप कह भी सकते हैं कि दरगाह मुस्लिम है और है एक सूफी का टूम, लेकिन अंदर जाओ, हिंदू मिलेंगे, सिख मिलेंगे, ईसाई मिलेंगे और मुस्लिम मिलेंगे, और सब हर कौम वहाँ जाता है अपने दुख दरिद्र को दूर करने के लिए। कितना अच्छा है। और ये आपको बाकी दुनिया में नहीं मिलेंगे, खाली भारत में। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको मुस्लिम संस्था नहीं समझना चाहिए, भारतीय, क्योंकि और मुस्लिम देशों में नहीं मिलता है, खाली भारत में। और ये जो संस्था, ये इंस्टीट्यूशन दरगाह, वो सारी भारत में है, और हर कोण में सभी कौम जाते हैं इसमें। हिंदू लोग भी, ईसाई भी है, और सिख और मुस्लिम। कितना अच्छा है कि सब लोग जाते हैं। इस लोग को एक्सक्लूड करने से खाली वो ये जो संप्रदाय कमज़ोर हो जाता है। और यही एक्सक्लूजन आपकी जो किताबें हैं, गॉड ऑफ जस्टिस, डांसिंग द सेल्फ, माउंटेन गॉडेस, ये एक्सक्लूजन अगर 40 सालों में रहा होता, लिख नहीं सकता, तो आप ये लिख नहीं सकते थे। और इनकी वजह से
दुनिया ने जाना है हमारी प्रैक्टिसेस को, जो बहुत छोटे स्तर पे बहुत उसके बारे में हम लोगों के लिए बहुत अहम थी, लेकिन दुनिया ने उसको जाना जब आपने उनको अपनी भाषाओं में लिखा और मल्टीपल भाषाओं में वो दुनिया तक पहुंची। हार्वर्ड के कुछ प्रोजेक्ट्स के तहत आपने काम किया, वो इतने बड़े लेवल पे उनको एक्सपोजर मिला, तो वो इसीलिए मिला क्योंकि इंक्लूजन रहा। तो ये एक्सक्लूजन शायद आगे के लिए कमज़ोर ही करेगा जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं। दादा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आप बहुत टाइट शेड्यूल में इस बार इंडिया आए थे, फिर भी आपने टाइम दिया। और कंक्लूडिंगली मैं आपसे पूछूंगा कि अगर कुछ भी चीज़ जो आपको लगता है कि इस बातचीत में मेरे पूछने में रह गई हो और जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं, कोई भी मैसेज, एनीथिंग, तो उसके साथ में फिर कंक्लूड करेंगे। हाँ, एक लेख मैं लिख रहा हूँ अपने PhD स्टूडेंट लोकेश औरी के साथ, विकास। अच्छा। विकास, और हम एक स्पेशल इशू, हम एक लेख, मेरे जो PhD वाले हैं, हम एक साथ एक स्पेशल इशू लिख रहे हैं कि विकास और धर्म। और हम देख रहे हैं, एक तो अपनी रिसर्च करते हैं मुंबई में, दूसरे करते हैं बंगाल में, तीसरा करते जगह जगह, राजस्थान में, जिससे मिलने में परसों जाऊंगा, कि जब विकास आए, हर कोई विकास चाहता है, लेकिन जब विकास आता है कभी कभी जो धार्मिक, एक तो वो पर्यावरण करीब करीब खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। और जो खास करके जैसे मंदिर है कि बद्री केदार या आपकी छोटी छोटी स्थानीय मंदिर अपवित्र हो जा सकते हैं विकास के वजह से, और खास करके वो जो कमर्शलाइज्ड हो जाते हैं। एक तो धर्म जो है और अध्यात्म एक चीज़ है जो बेचा नहीं जा सकता है, खरीदा भी नहीं जा सकता, लेकिन विकास के साथ साथ इतना बिक्री, इतना कंज्यूमरिज्म आता है कि कमर्शलाइजेशन हो रहा है, कि ये जगह बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। मेरे ख्याल से आपसे भी एक कोटेशन हमने अनुवाद किया उस लेख में आखिर में, कि जो पवित्र जगह देवभूमि है, वो देवभूमि इतना पवित्र क्यों है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में आदमी बिल्कुल कम जाते हैं, और जब जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे मैं क्या बोलूं, मामूली तरह से धीरे धीरे और सॉफ्टली जाना चाहिए, और रिस्पेक्ट के साथ हम्बली जाना चाहिए। और जब आप जाएंगे और अपना कूड़ा कबार फेंकेंगे और मांस खाएंगे और शारू और गाना गाएंगे वगैरह, ये न तो केवल डिसरिस्पेक्टफुल है, परंतु इन जगहों को अपवित्र धीरे धीरे हो जा सकते हैं ऐसे करने से। तो विकास के साथ धर्म को नहीं बेचना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, थोड़ा कमर्शलाइजेशन से सावधान रखना चाहिए लोगों को, क्योंकि विकास इस इलाके में काफ़ी जल्दी हो रहा है। अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सोच के और ध्यान करके जो कमर्शलाइजेशन को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया और फिर से दूसरी बार इतना इंसाइटफुल इनपुट्स आपने दिए हमारी ऑडियंस को, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हम लोगों को ज़रूर बताइएगा। और जो पहली बार देख रहे हैं प्रोफेसर विलियम सैक्स के साथ हमारा इंटरव्यू, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहला पार्ट जो हम लोगों ने 2 साल पहले शूट किया था, उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे, आप उसे भी देखिएगा। और उससे आपको बहुत सारे इंसाइट्स पहले वाले एपिसोड में मिलेंगे, जिस पर इस बार हमने विस्तार से उतनी चर्चा नहीं की जितनी पिछली बार की थी। तो उस प्रोग्राम को भी ज़रूर देखिएगा। और लगातार हमारी कोशिश है कि हम अलग अलग पर्सनालिटीज़ से आपकी मुलाकात करवाते रहें। तो अगले एपिसोड में बारामासा पॉडकास्ट के फिर से होगी एक और पर्सनालिटी के साथ में मुलाकात। बारामासा के प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब करने के साथ ही बारामासा को आप सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप के थ्रू, सुपर थैंक्स के बटन के थ्रू, या फिर स्क्रीन पे दिख रहे इस QR कोड और UPI ID के थ्रू भी। बाकी जुड़े रहें, देखते रहें बारामासा।